नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं आपका भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री है। और ये आपका तीसरा लेक्चर होगा राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संघर्ष से। तो पहला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन। आप जानते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927। ये आपने याद रखना है। तो बहिष्कार क्यों किया गया था? आप जानते हैं कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सारे के सारे क्या थे? वाइट थे, श्वेत थे। इसलिए इसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन, वाइट कमीशन भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो उसका कारण बनता है आयोग के पास कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सबसे बड़ा तो क्यों आप बोल के ये इसके उसको रिप्लेस करने के लिए आया था, जो आपका 1919 का एक्ट था ना, उसको रिप्लेस करने के लिए आया था। आना था 1929 में, पर किसी कारण बस मतलब सरकार बदलने वाली थी ब्रिटेन में, तो उसके लिए क्या हो गया, तो थोड़ा जल्दी लेके आ गए थे आपके। ठीक है ना। तो कारण यही था कि भारतीय चाहते थे कि भाई इस बार का जो अधिनियम आएगा उसमें भारतीयों का क्या हो, बोल सकते पार्टिसिपेशन हो। पर सारे के सारे कैसे थे? सारे के सारे अंग्रेज थे। इसलिए विरोध हुआ था इसका, साइमन कमीशन का। पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, का भारतीय राजनेताओं द्वारा बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन को भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन के रूप में भी जाना जाता है, जो सर जॉन साइमन के तहत संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। याद रखना, टोटल मेंबर कितने थे? 7। भारतीय राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इसके विरोध में थे। वह विरोध कर रहे थे क्योंकि 7 सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं था। कमीशन के साथ लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। याद रखना, जिस समय आपका ये आया था उस समय कौन थे? इरविन थे आपके, कौन? वायसराय। लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं, आप जानते हैं, जब लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जहाँ जहाँ साइमन कमीशन जाता है वहाँ वहाँ काले झंडे दिखाए जाते हैं। लाहौर जब आया जाता है तो लाला लाजपत राय पर स्कॉट जो रहता है, अंग्रेज बोल सकते हैं अंग्रेज अधिकारी, सैन्य अधिकारी, वो क्या करता है? लाठी चार्ज कर देता है। ठीक है ना। उसी का बदला लेते हैं बाद में कौन? आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। पर स्कॉट की जगह कौन मर जाता है? सॉन्डर्स। साइमन कमीशन का परिणाम क्या निकलता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 था। याद रखना आप लोग। निम्नलिखित में से किसने नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, अच्छा नहीं किए थे। तो सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है, GR प्रधानी बिल्कुल सही है, और सरदार मंगल सिंह इन्होंने किए थे। जवाहरलाल नेहरू खुद क्या थे? सचिव थे, तो उन्होंने इस पर साइन नहीं किए थे। जरूरत नहीं होती सचिव। और अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी आपकी, वो कब आई थी? 1928 में आई थी। ठीक है ना। इसका ये था कि भाई भारत को क्या दे दिया जाए? डोमिनेंस स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है ना, अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाए, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और किसको मिला हुआ है? न्यूजीलैंड को मिला हुआ था। पढ़ लेते हैं। 28 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए नई अधिराज्य स्थिति, मतलब डोमिनेंस स्टेटस, और सरकार के संघीय ढांचे के लिए अपील करने के एक ज्ञापन थी। संघीय ढांचा मतलब कि केंद्र राज्यों के बीच में क्या हो, शक्तियों का पृथककरण हो। इसने विधायिकाओं में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन मंडल के लिए भी प्रस्ताव दिया था। नई रिपोर्ट की अगर बात करें तो प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर, जो कॉमनवेल्थ जिसे बोला जाता है, भारत को अधिराज्य का दर्जा प्रदान कराना था। कुछ मुख्य घटक थे जैसे अधिकारों का बिल, नागरिकों के रूप में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हों, केंद्र के हाथों में अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के संघीय स्वरूप का गठन था। अब आज भी जानते हैं कि भारत ने पूरी तरीके से तो फेडरलिस्टिक फॉर्म नहीं अपनाया, भारत ने क्वासी फेडरलिज्म अपना रखा है, अर्धसंघीय। इसके तहत क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, पर याद रखना कि जो बोल सकते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, जिन पर बोल सकते हैं कि ऐसा विषय आ जाए जो ना ही केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में मेंशनड हो, तो इसको कहाँ डाल दिया जाएगा? अवशिष्ट शक्तियाँ। और आप जानते हो 1935 के एक्ट के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दे दी गई थी? वायसराय को दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रस्ताव किया गया था 1928 में। जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीय, विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोग में एक भी भारतीय की कमी के लिए इसका घोर विरोध किया गया। इसलिए भारत के राज्य सचिव जो उस समय थे, बकिनहेड, इसका नाम जरूर याद रखना आप लोग, भारतीय नेताओं को भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती देते हैं। अब उनको पता था कि अगर ये सारे एक साथ बैठेंगे, आईएनसी, ये इन्होंने कह दिया था कि चलो आप ही बनाओ अपने लिए संविधान, पर सारे सहमत होने चाहिए। हो ही नहीं सकते, सारे लोग जितनी भी पार्टियां थी साथ मिलकर सहमत हो ही नहीं सकती, जिसका अर्थ यह था कि भारतीय एक आम रास्ता खोजेंगे और संविधान का मसौदा तैयार करने में सक्षम हो जाएंगे। पर वो, उन्हें पता था कि भारतीय सक्षम नहीं है, एक साथ सारे के सारे आएंगे नहीं। राजनीतिक नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया और एक समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने के कार्य के साथ नियुक्त किया था। पर फायदा निकल के नहीं आता उस समय इतना अच्छा। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, और सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे जैसे अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, MS अणे, सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरैशी और GR प्रधान।
समिति द्वारा तैयार प्रारूप समिति को नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। भारतीयों द्वारा अपने लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का यह पहला बड़ा प्रयास था। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। शारदा एक्ट आया था, शादी से संबंधित था 1929, नेहरू रिपोर्ट 28, साइमन कमीशन भारत 1927, दांडी मार्च 1930। तो सबसे पहले क्या है भाई, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था साइमन कमीशन 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4। ठीक है, ये आंसर है। पढ़ लेते हैं साइमन कमीशन। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की, जिसे इसके अध्यक्ष जॉन साइमन के बाद साइमन कमीशन के रूप में जाना गया। मैंने बताया 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन को उन संवैधानिक नियमों की पुनः जांच और संशोधन करने का अधिकार दिया गया था जिनके द्वारा भारत शासित होता था। और याद रखना, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है, स्वायत्त कमीशन। नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें 1928 में साइमन कमीशन के बाद इसे लाया जाता है, क्योंकि काफ़ी जगह विरोध हो रहा होता है। तो मैंने अभी बता दिया 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट थी। यह भारत के संविधान के लिए नई डोमिनियन स्थिति या अधिराज्य और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के ज्ञापन थी। शारदा अधिनियम मैंने बता दी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 पारित किया जाता है। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय कर दी जाती है। 1949 में भारत की स्वतंत्रता के बाद लड़कियों के लिए 15 और उसके बाद 1978 में लड़कियों के लिए फिर 18 हो गई थी और लड़कों के लिए कितनी कर दी गई थी, 21। और अब जानते हैं अब कितनी हो गई, दोनों के लिए 21 हो गई है। दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च, जैसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक संविधान अवज्ञा आंदोलन का एक कार्य था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। यह ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध का एक सीधा कार्यवाही क्या था, अभियान था। 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहले लिखा हुआ है गलत है, गलत पूछ रहा है। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अनिवार्य रूप से आयोजित किए गए थे, सही है। चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार, हाँ सीमित वयस्क मताधिकार पे थे। जैसे अब तो कौन सा होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो राइट टू वोट है वो 18 साल से ज़्यादा के लोगों को दिया गया। उस समय सीमित होता था, उस समय जो होते थे जैसे टैक्स पेयर होते थे आपके, उनको दिया जाता था खासकर। ठीक है ना। महिलाओं को भी अधिकार मिले थे, 1920 के आसपास मिले थे वोटिंग के अधिकार, वो भी होते जो टैक्स पेबल थी। ठीक है ना। अच्छा, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की, नहीं पूर्ण नहीं की थी, याद रखना पूर्ण नहीं की थी, ये गलत हो जाता है आपका, आंसर हो जाएगा 3rd। पढ़ लेते हैं प्रांतीय सरकार। 1937 के प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अनिवार्य रूप से आयोजित किए गए थे, तो पहला ऑप्शन हो जाता है सही। दूसरी का भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936-37 के में चुनाव हुए, जिसके कारण 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस मंत्रालयों का गठन हो गया था, मतलब 11 में से 8 जगह कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार छोड़ने का फैसला लिया और इसलिए प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीने के शासन का क्या हो गया था, अंत हो गया था। क्योंकि आप जानते हैं फिर 1939 से क्या हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है 45 तक। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की नई व्यवस्था के तहत वर्ष 1936-37 में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे। 11 प्रांत कौन कौन थे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, NWFP और बंगाल, पंजाब, बॉम्बे और सिंध। ये चुनाव आय और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार के तहत हुए थे। दूसरा हो जाता है सही। चुनाव में भाग लेने को लेकर कांग्रेस में गंभीर बहस चल रही थी। पद ग्रहण करने का अर्थ शक्ति के बिना उत्तरदायित्व को ग्रहण करना था। इससे किसी न किसी रूप से अंग्रेजों को सहयोग प्राप्त होगा। पद की स्वीकृति 1919 से आत्मसात किए गए आंदोलन के क्रांतिकारी चरित्र को छीन लेगी। व्यवहार में इसका अर्थ होगा साम्राज्यवाद के सामने आत्मसमर्पण करना। इस प्रकार इसका अर्थ होगा कि क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना। कांग्रेस ने के चुनावी घोषणा पत्र ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि की थी। इसने वादा किया कि, ठीक है ना, इसने ये वादा किया था। और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाए, जैसे नागरिक स्वतंत्रता की बहाली की जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, लिंग और अस्पृश्यता के आधार पर निःशक्तताओं को दूर किया जाए, कृषि व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कमी थी। लगान और राजस्व में ग्रामीण ऋणों में कमी, सस्ते ऋण का प्रावधान किया जाए, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार और हड़ताल का अधिकार दिया जाए। चुनाव के परिणाम मैंने बता दें, 11 प्रांतों में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस आ जाती है। उसमें मद्रास, यूपी, बॉम्बे, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम और NWFP था। झटका लगता है तो किसको, मुस्लिम लीग को। एक जगह भी नहीं बन पाती सरकार। 2 प्रांतों पंजाब और सिंध में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बना देती है। तो यहाँ पे ना टोटल कितनी जगह आ गई, 10 जगह आ गई, एक जगह नहीं बनती। देखो बंगाल में हालांकि मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं आता। मुस्लिम लीग ने चुनावों में अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन किया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग का समर्थन तभी करेगी जब मुस्लिम लीग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाएगा और इस विचार को स्वीकार करे कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में कांग्रेस ही एकमात्र संगठन रहे। इस फैसले ने मुस्लिम लीग को अलग थलग क्या कर दिया था,
हालांकि 1945 के जो चुनाव होते हैं उसमें मुस्लिम लीग जीत जाती कुछ क्षेत्रों को, जो आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। और इसने शायद इसके रवैये में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। मुस्लिम लीग ने तब कुप्रशासन की शिकायत करना शुरू कर दिया था। झूठे प्रचार के रूप में कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए लीग ने कांग्रेस को पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट में आरोपित किया था। 1939 में जब कांग्रेस ने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने मुक्ति दिवस की घोषणा की थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद बंद कर दिया गया था, आप जानते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, ये तो वो है ना, नहीं ये नहीं है। चोरी चोरा इंसिडेंट तो आप जानते हैं, ये असहयोग आंदोलन को खत्म हुआ था, असहयोग, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था 1920 का, वो इसके द्वारा कर दिया था। 1922 में होता चोरी चोरा इंसिडेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर, अब बंद नहीं होता, बस पॉज कर देते हैं। गांधी जी क्या करते थे, होल्ड पे रख देते हैं। और इसका रीज़न था आपका गांधी इरविन समझौता, जो आपका होता है 1931 में। पूना पैक्ट तो जब वो यरवड़ा जेल में रहते हैं तब साइन होता है, गांधी जी और किसके बीच में, भीमराव अम्बेडकर के बीच में। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आपके कब के, 1909 के। पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से और लॉर्ड इरविन के साथ एक आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। संवैधानिक सुधार की शर्तों पर बातचीत की गई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित मांगों को मान लिया था, जैसे सभी अध्यादेशों और अभियोगों को वापस लेना, सभी राजनयिक कैदियों को रिहा करना, सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्ति को वापस लेना, हालांकि यह तुरंत वापस नहीं हुआ, जब्त की गई जमीन पहले की ही किसी तीसरे पक्ष को बेच दी गई थी। नमक के मुक्त संग्रह और निर्माण की अनुमति देना। बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने पर सहमति व्यक्त की थी। चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा की घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरी चोरा इंसिडेंट होता है आपका 4 फरवरी 1922 को, यूपी के गोरखपुर जिले में हो जाता है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और इसके कारण वो क्या करते हैं, 12 फरवरी को वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को। पूना पैक्ट 1932, 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों की ओर से भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। याद रखना, पर महात्मा गांधी की तरफ से जो किया था वो मदन मोहन मालवीय ने किया, क्योंकि वो खुद जेल थे। पूना समझौता में दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया था, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। और इसमें संयुक्त निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें दलित वर्गों को आरक्षित सीटों को प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 147 कर दिया गया था। और केंद्रीय विधानमंडल में 18 सीटों 18% कर दिया गया था रिजर्वेशन को। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। यह एक यूनाइटेड किंगडम संसद अधिनियम था, जिसके कारण ब्रिटिश भारत में शासन किया जाता था। भारतीयों की भूमिका में थोड़ी सी क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया था, ये आपने याद रखना है। और पृथक निर्वाचन की अवधारणा यहीं से स्वीकार की जाती है और मुसलमानों को क्या मिल जाता है, सेपरेट इलेक्टेड दे दिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद के स्कीम में सदस्यों की संख्या 16 से कितनी बढ़ा दी जाती है, 60 कर दी जाती है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के द्वारा। इनमें से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी? डोमिनेट स्टेटस, अधिराज्य बिल्कुल सही, लोकतांत्रिक केंद्र बिल्कुल सही, वयस्क मताधिकार बात की गई थी, अल्पसंख्यकों की सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों सही है। लिखा हुआ है नेहरू समिति की रिपोर्ट को संविधान का मसौदा भी कहा जाता है, जिसे 1928 में तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट को प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देना था, अधिराज्य। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीय विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोग में एक भारतीय की कमी, मतलब किसी भारतीय को शामिल न करने का घोर विरोध किया गया था। और तब क्या होता है, विरोध के बाद जो उस समय भारत के राज्य सचिव रहते हैं बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए एक संविधान मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी, ये मैं बता चुका हूँ। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया जाता है, बता दिया था मैंने। और भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सबसे पहली पहल यही थी, ठीक है ना। सिफारिशें क्या थी, भारत के लिए डोमिनेट स्टेटस, दूसरा था 19 मौलिक अधिकार जिनमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार शामिल था, वयस्क मताधिकार जब तक कि अयोग्य न हो, नागरिकों के रूप में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार का एक संघीय रूप देखने को मिले, केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका हो जो आज देखने को मिलती है लोकसभा राज्यसभा, और मंत्रालय विधायिका के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो। गवर्नर जनरल भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, उन्हें ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात हुई थी, प्रांतों को भाषा आधार पर बनाए जाने की बात हुई थी। किसी भी समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल नहीं होगा। इसने अल्पसंख्यक सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया था। इसने केंद्र में और उन प्रांतों में मुसलमान के लिए सीटों के लिए आरक्षण प्रदान किया था जहां वे अल्पसंख्यक थे, ना कि बंगाल और पंजाब में, वहां पर नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो वहां पर क्या थे, मेजॉरिटी में थे। इसने NWFP जिसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में गैर मुसलमानों के लिए आरक्षण प्रदान किया था। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही है? मौजूदा नमक कानूनों का उल्लंघन कर प्रत्येक गांव में नमक बनाना, शराब अफीम बिल्कुल सही है, नमक बनाना, क्योंकि डांडी मार्च यानी कि नमक आंदोलन के बाद ही तो स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
शराब अफीम और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों के सामने महिलाओं का धरना, बिल्कुल सही। विदेशी कपड़ों की अग्निक्रीड़ा का आयोजन मतलब जला देना, तो ये चौथा हो जाता आपका सही, उपरोक्त सभी। तो लिखा हुआ है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। जैसा कि सरकार नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने में विफल रही, नहीं माना था, और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में या स्वाधीनता दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की थी, और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो, स्वतंत्रता दिवस। पर मिल कब गई थी, आप जानते हैं 15 अगस्त को मिली थी, इसलिए इस दिन को बोल सकते हैं सिक्योर किया गया था। किसके लिए, गणतंत्र के लिए। वह तारीख बाद में गणतंत्र दिवस बन गई 1950, जब संविधान हमारा लागू किया जाता है। दांडी मार्च जो था, कांग्रेस के नेतृत्व में दूसरे बड़े संघर्ष के लिए मंच तैयार कर रहे थे। 12 मार्च 1930 को गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने चुने गए 79 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए अपना प्रसिद्ध मार्च शुरू किया था। 200 मील की दूरी तय कर 5 अप्रैल 1930 को दांडी तक पहुंच गए थे। 6 अप्रैल को औपचारिक रूप से नमक कानून तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। आंदोलन के बारे में देखें तो 9 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें कुछ शामिल था। मौजूदा नमक कानून का उल्लंघन कर प्रत्येक गांव में नमक बनाना, शराब अफीम और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों के सामने महिलाओं द्वारा धरना देना, विदेशी कपड़ों की अग्निकरण का आयोजन, अस्पृश्यता से लड़ते हुए चरखे का उपयोग करके कपड़े की कताई, छात्रों द्वारा विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार और लोगों द्वारा सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना, सरकार को कर नहीं देना है, ये भी तय किया गया था। आंदोलन की पहुंच अगर देखा जाए तो विस्तार देश के सभी भागों में हुआ था। इस आंदोलन में छात्र, मजदूर, किसान और महिलाएं सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया था। एक प्रतिक्रिया के रूप में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 कहाँ हुआ था, सब हुए यूके में, लंदन में। चाहे वो पहला था, चाहे दूसरा था, चाहे तीसरा था। पहला वाला 30 में हुआ, दूसरा वाला 31 में हुआ, और फिर एक 32 में होता है। कांग्रेस ने सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट किया था गांधी इरविन टॉक के बाद, ठीक है, जो सक्सेसफुल नहीं होता। तो लिखा हुआ है 1931 यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उसमें रैमसे मैकडोनाल्ड थे। ब्रिटिश सरकार ने रक्षा, विदेश मामलों और वित्त पूर्ण नियंत्रण के साथ तत्कालीन डोमिनियन का दर्जा देने के आधार पर स्वतंत्रता की बुनियादी राष्ट्रवादी मान को मानने से इनकार कर दिया था। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन या आईएनसी का रिप्रेजेंटेशन था, तो जो कांग्रेस थी उसने केवल दूसरे वाले में भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन चंद नेताओं में से थे, बोल सकते हैं उन लीडर्स में से थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्ति और आपातकालीन शक्ति किसको दे दी गई थी, वायसराय को, बताया था मैंने। पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट और आपातकालीन शक्ति वायसराय को दे दी गई। 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय सरकार का अधिनियम 1937 में पारित कर दिया गया। चुनाव भी होते हैं, या एक संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसका नेतृत्व लॉर्ड लिंडन को ने किया था। ब्रिटिश संसद के 2 सदनों की स्थापना की गई थी। बदले में रिपोर्ट व्हाइट पेपर की संयुक्त, जिसे बोलते हैं श्वेत पत्र की संयुक्त समिति की जांच का परिणाम थी। संवैधानिक प्रस्तावों की एक योजना गोलमेज सम्मेलन की ऊंची एड़ी के जूते पर बंद ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो भीमराव अम्बेडकर और अब बताया था तेज बहादुर सप्रू। तो 1930 से 1932 के बीच भारत की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए लंदन, ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। भीमराव अम्बेडकर ने शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 से 32 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनयिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। यह नवंबर 1930 में शुरू हुआ, दिसंबर 1932 में समाप्त हुआ। उन्हें जिन्ना की वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की सिफारिश के अनुसार मई 1930 में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था। भारत में स्वराज या स्वशासन की मांगें लगातार तेज हो रही थी। भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खां, केटी पॉल और मीराबाई भारत के प्रमुख प्रतिभागी थे यहाँ पर। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।